तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। लखनऊ सुपर जायंट्स कल बाहर हो गई और मुंबई ने शानदार खेल दिखाया। हालांकि विकेट स्लो थी, स्पिन भी ट्रैक, लेकिन जिस तरीके से मुंबई ने बॉलिंग की और वाकई वो काबिल तारीफ़। तो अब मुंबई और गुजरात टाइटंस के बीच में मुकाबला है और इनमें से जो जीतेगा वो फिर धोनी का सामना करेंगे 28 मई को। तो इंटरेस्टिंग है, कल सेकंड प्ले ऑफ है, कल बिल्कुल मैच देखा जाएगा और इसके बाद संडे यानी 28 मई का इंतज़ार रहेगा। तो ये तो रही बात आईपीएल की। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक क्राइम रिपोर्टर होने के तौर पर जिस तरीके का काम हम लोगों को करना पड़ता है, उसमें जाने अनजाने, आप चाहें ना चाहें, आपकी मर्ज़ी हो या ना हो, पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जाना पड़ता है। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं और उन कमियों की तरफ ही ध्यान दिलाना एक जर्नलिस्ट का काम है। तो इसीलिए हम लोग अक्सर जब भी कोई रिपोर्ट फाइल करते हैं, कहीं ना कहीं वो एंटी पुलिस होती है, पुलिस के ख़िलाफ़। अब इसका ये मतलब ये नहीं है कि पुलिस से दुश्मनी होती है। तमाम पुलिस वालों से बहुत अच्छी दोस्ती भी, अच्छे रिश्ते भी हैं, लेकिन जब बात प्रोफेशन की आती है, काम की आती है, तो फिर अगर आप ईमानदारी से अपना काम कर रहे हैं तो कई स्टोरीज़, कई रिपोर्ट वो आपको पुलिस वालों के ख़िलाफ़ जाएगी और लगेगा कि फिर उनको गुस्सा भी आएगा। तो मैं कई बार सोचता हूँ कि ना मालूम ऐसे कितने सैकड़ों हज़ारों स्टोरी की जो ऐसे तमाम पुलिस वालों को बुरा भी लगा होगा, उसके बावजूद दोस्ती भी है। लेकिन फिर ये लगता है कि कई ऐसे काम होते हैं जो पुलिस वाले करते हैं, आप बाकी चीज़ों को हटा दें तो वाकई वो जो मेहनत का काम करते हैं और जिस तरीके से जो चैलेंज उनके सामने होता है, उसको भी हमको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। उसके लिए पुलिस की तारीफ़ होनी चाहिए। एक छोटे से छोटा केस जिसको सुलझाना, अब बहुत सारे लोग कहते हैं तो पुलिस का काम ही है सुलझाना, तो इसमें नई बात क्या है या इसमें शाबाशी की बात क्या है। ऐसा नहीं है। कई ऐसे केस होते हैं जिसमें कोई क्लू नहीं, कुछ नहीं, कातिल या मुजरिम इतना चालाक है कि कोई सुराग छोड़ता नहीं। अब उस अंधेरे में पुलिस को सुराग ढूंढना और उस मुजरिम तक पहुंचना है और ये बड़ा टफ काम होता है। तो कई बार ऐसा होता नहीं है कि पुलिस वाले चाहते नहीं हैं, कई बार होता है पुलिस वाले लापरवाही दिखाते हैं, लेकिन कई बार पूरी कोशिश करते हैं, फिर भी कामयाबी नहीं मिलती और कई बार मिलती है। आज की कहानी ऐसी ही पुलिस की एक कामयाब कोशिश की कहानी है। ये तेलंगाना पुलिस की कामयाब कोशिश की कहानी है। कहानी बिल्कुल ताज़ी है। होता यह है कि तेलंगाना के हैदराबाद में इसी 19 मई, बल्कि 17 मई माफ़ कीजिएगा, वहाँ एक नदी है मूसी नदी। मूसी नदी के पास एक स्वास्थ्य विभाग या उसका कर्मचारी गुजर रहा था और इस मूसी नदी के किनारे अचानक उसे एक पॉलीथिन में एक पैकेट दिखाई देता है। वो उसे खोलता है, उसकी चीखें निकल जाती हैं। अंदर में एक सर था, कटा हुआ सर। वो बदहवास फ़ौरन आसपास खबर देता है, फिर पुलिस तक बात जाती है, पुलिस पहुंचती है, पुलिस उससे पूछती है। वो बताता है, वो सफाई कर्मचारी था एक, तो सफाई कर्मचारी से पूछती है, वो बताता है कि साहब मैं सुबह सुबह यहाँ आया, या पॉलीथिन मुझे दिखाई दिया और उसके अंदर एक सर है। अब पुलिस के पास वो सर है, सर में चेहरा सलामत है, यानी उसकी शिनाख्त हो सकती है। पुलिस आसपास लोगों से पूछताछ करती है, कोई कामयाबी मिलती नहीं। अब पुलिस उस सर की तस्वीर लेती है। तस्वीर लेने के बाद अब पुलिस के सामने सबसे पहला जो चैलेंज है वो ये है कि ये जो मरने वाली है, क्योंकि चेहरा देख कर पता चल रहा था ये किसी महिला का सर है, ये है कौन। तो जब तक मरने वाली की शिनाख्त ना हो, पहचान ना हो, तब तक आगे फिर कातिल तक कैसे पहुंचेंगे। अब यहाँ दिक्कत ये कि मरने वाले की कोई शिनाख्त नहीं है। चेहरा है लेकिन उसकी आइडेंटिटी नहीं है। उसका नाम क्या है, किस उम्र की है, कहाँ रहती है, किस इलाके से आई है, यहाँ तक उसका सर कैसे पहुँचा, इनमें से किसी सवाल का जवाब पुलिस के पास नहीं है। अब पुलिस के लिए यह है कि चूँकि सर कटा हुआ है तो सीधे सीधे ये केस एक कत्ल का है, लेकिन इस कत्ल के केस तक पहुँचने के लिए, सुलझाने के लिए ज़रूरी है पहले मकतूल यानी जिसका मर्डर हुआ है उसको पहचाना जाए, उसका नाम जाना जाए, उसका पता जाना जाए। अब पुलिस इस कवायद में जुट जाती है और ये सबसे लंबा और पेचीदा काम होता है। एक सर और चेहरा, अब उसको नाम देना है, उसका पता ढूंढना है। पुलिस इस काम में लग जाती है। सबसे पहले पुलिस ये करती है कि उसके तस्वीरें उतारती है और उन तस्वीरों को
वो रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, शहर के अलग अलग हिस्सों में, उस इलाके में जहाँ जहाँ भी पॉसिबल था वो चिपकवाती है। डोर टू डोर जाकर फ़ोटो लेकर लोगों से पूछती है कि आप इसे जानते हो। इसके अलावा पूरे स्टेट में, तेलंगाना में अलग अलग जो थाने हैं वहाँ पर वो तस्वीरें भेजती है। करीब 750 पुलिस स्टेशन, 750 पुलिस स्टेशन में इस कटे हुए सर की तस्वीरें भेजी जाती। वहाँ पूछा जाता है कि आपके थाने से कोई मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज है। लोकल पुलिस के अलावा जो CID का डिपार्टमेंट है तेलंगाना का, उनसे, जो वुमेन सेफ्टी विंग है, वुमेन सेफ्टी विंग तेलंगाना का, उनसे कि कहीं किसी महिला के बारे में ऐसी कोई जानकारी आई हो। जो वहाँ की स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनसे, जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उनसे, अलग अलग दूसरे आस पड़ोस के स्टेट से, तमाम जगहों पर ये तस्वीरें भेजने के बाद एक गुमशुदा महिला की कोई खोज खबर किसी ने ली हो, किसी ने दी हो रिपोर्ट, उसकी तफ्तीश शुरू होती है। थाने थाने फ़ोन घुमाया जाता है। 750 थानों से कहीं कोई कामयाबी नहीं मिलती। जो तस्वीर थी, हर थाने ने जानकारी बताई कि ऐसी कोई है नहीं, कोई मिसिंग रिपोर्ट है नहीं। डोर टू डोर तस्वीर लेकर पुलिस वाली की टीम भटक रही है। किसी दरवाजे से कोई पॉजिटिव जवाब नहीं आया कि वो उसे जानता हो। शहर भर के ऑटो स्टैंड, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, मॉल, सिनेमा हॉल, छोटे मोटे बाज़ार, हर जगह तस्वीरें, लेकिन कहीं से कोई कामयाबी मिली नहीं। इसी दौरान में पुलिस की एक टीम लगातार जिस जगह से ये, जिस मुसी नदी के पास से ये सर बरामद हुई, उसके आसपास के जितने रास्ते गुजरते हैं उनके CCTV फुटेज को खंगालने का फैसला किया। अब करीब अनगिनत सैकड़ों CCTV कैमरे जो एक रास्ते से दूसरे रास्ते को कनेक्ट करते हैं, एक रास्ता ख़त्म होता है, दूसरा CCTV शुरू होता है, लेकिन एक अंदाजे से कि यहाँ तक अगर सर है तो किन किन रास्तों से होकर आ सकता है, पहले उसका नक्शा तैयार किया गया। फिर नक्शों के हिसाब से उन इलाकों को खंगाला गया। फिर उन इलाकों को खंगालने के बाद वहाँ के उन इलाकों में उन पॉइंट्स पर CCTV कैमरा है कि नहीं, उसकी तलाश शुरू हुई। और फिर उन तमाम CCTV कैमरे की लिस्ट निकली। उसके बाद ये हुआ कि इन कैमरों की फुटेज निकालो, और फुटेज निकालो पिछले एक हफ्ते का, मतलब 10 मई से लेकर 16 मई तक, क्योंकि 17 मई की सुबह सुबह बरामद हुई। और ये था कि इससे पहले फेंका गया है। इन तमाम जो शॉर्ट लिस्ट हुए CCTV कैमरा, हर रास्ते के, हर चौराहे के 200 घंटों से ज़्यादा के फुटेज। अब उन 200 घंटों से ज़्यादा के फुटेज को देखना है, उनमें से ढूंढना है एक शख्स को जो कोई पॉलीथीन हाथ में लेकर या कोई बैग लेकर यहाँ तक पहुँचा हो। तमाम गाड़ियों को ऐसे, जो उन CCTV फुटेज में गाड़ियाँ दिखाई दे रही हैं, उनके अब नंबर नोट करने हैं, उनका कलर नोट करना, उनका मेक नोट करना है कि किसी गाड़ी में से तो कोई कातिल नहीं गुजरा। ये कहने में छोटी छोटी बात लग रही है, लेकिन अगर अब आप ये देखें, इसको गहराई में आप जाएँ, जब एक इन्वेस्टिगेशन होती है तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, लंबी, इसमें बहुत ही थकाऊ, उबाऊ टाइप का इसमें काम होता है कि कौन गाड़ी कब कहाँ से गुजरी, अगले कहीं CCTV कैमरे में वो गाड़ी कैद हुई कि नहीं हुई, कोई शख्स गया आगे कहाँ तक गया, दूसरे कैमरे में आया कि नहीं, उस रूट पे मुड़ा कि नहीं। बारीक नज़र, पैनी नज़र और पूरी कंसंट्रेशन के साथ आपको ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। ध्यान भटका तो एक विजुअल आपकी आंखों से मिस हो गया। तो ये सारी कवायद जारी है। करीब CCTV फुटेज इन सबको खंगालने के बाद 90 से ज़्यादा गाड़ियाँ शॉर्ट लिस्ट हुई। 100 के करीब ऐसे लोग, सस्पेक्ट, जिन्हें लगा कि ये शायद बेवजह जा रहे हैं। कई लोग होते हैं जो मस्ती में ही निकल जाते हैं, कई होते हैं टाइम काट रहे हैं, कई होते हैं कि घूमने के लिए निकल गए, कुछ होते हैं जिनको देख कर लगता है ये काम से जा रहे हैं। तो 90 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 100 से ज़्यादा सस्पेक्ट, जिनको देख के लगा कि शायद ये हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें शॉर्टलिस्ट करके छानबीन चल रही है, लेकिन कहीं से कोई सुराग उस सर का नहीं मिल रहा है। पुलिस के हाथ खाली है अब भी। कहानी में आगे बढ़ूं, ऐसे बहुत सारे केस होते हैं जिसमें ख़ासतौर पर बहुत सारे सिरफिरे सीरियल किलर भी होते हैं जो पुलिस के लिए चैलेंज बन जाते हैं, क्योंकि वो जिस तरीके से वारदात या क्राइम करते हैं, कोई क्लू नहीं छोड़ते, कोई पैटर्न नहीं छोड़ते, और उसमें उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं होता। कुको FM ऑडियो बुक पर ऐसे ही एक साइको सीरियल किलर की कहानी, एक ऐसे साइको के सीरियल किलर की कहानी जो कोलकाता का है ये सीरियल किलर,
और एक के बाद एक ये कत्ल करता जा रहा है। और पूरी कोलकाता की पुलिस, अलग अलग डिपार्टमेंट की पुलिस इसके पीछे लगी हुई है, लेकिन कोई क्लू नहीं, कोई सुराग नहीं जैसे इस केस में। और ये सीरियल किलर पुलिस के हाथ नहीं लग रहा है। तो साइको सीरियल किलर कुकू FM ऐप पर ऑडियो बुक में कौन था ये, पुलिस उस तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ज़रूर सुनिएगा। तो कुकू FM देश का बेस्ट ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 15 लाख से ज़्यादा इसके एक्टिव हिंदी पेड सब्सक्राइबर हैं और हर महीने यहाँ लगभग 42 आवर्स घंटे के कंटेंट्स के साथ ये और भी आगे बढ़ रहा है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो बुक हैं कुकू FM ऐप पर, जो आप कहीं भी कभी भी सुन सकते हैं, हिंदी में सुन सकते हैं। इनमें बायोग्राफी, बिजनेस, क्राइम, एंटरटेनमेंट, पॉलिटिक्स, रहस्य, रोमांच, तमाम तरह की बुक हैं। और क्राइम तक फैमिली के लिए ख़ास ऑफ़र है कुकू FM ऐप की तरफ से, और वो ऑफ़र है इस बार 50% डिस्काउंट। तो यानी आप पहले महीने के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में सब्सक्रिप्शन हासिल कर सकते हैं और 10,000 से भी ज़्यादा जो ऑडियो बुक का ख़जाना जहाँ चाहें जब चाहें सुन सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो लिंक में जाएं और क्राइम तक फैमिली के लिए क्राइम 50 कूपन कोड है, उसका इस्तेमाल करें और 50% डिस्काउंट पाएँ। 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन पहले मंथ के लिए सिर्फ 49 रुपीज़ में। तो यहाँ इस केस में पुलिस ने अपनी पूरी तेलंगाना पुलिस ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। जैसा मैंने बताया कि 750 पुलिस स्टेशन खंगाल डाले, घंटियाँ बजाकर, कोई जानकारी नहीं। शहर भर के हर चौराहे, हर बड़ी जगहों पर पोस्टर चिपकवा दिए, कोई सामने नहीं आया। घर घर गए, किसी ने उस कटे हुए सर का सुराग नहीं दिया। अब CCTV फुटेज पर आकर पुलिस की यहीं से कुछ कामयाबी मिल सकती है। 200 घंटे से ज़्यादा की तस्वीरों को पुलिस ने खंगाल डाला। 90 गाड़ियों के बारे में शक हुआ उनको, फिर उन गाड़ियों को एक एक कर ढूंढा गया उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के थ्रू। 100 के करीब सस्पेक्ट जो कैमरे में कैद हुए उसी डेट के आगे पीछे, उनमें सब एक एक कर पूछताछ शुरू हुई। पूछताछ करते करते जैसे जैसे पूछताछ हो रही है, एक एक को क्लीन चिट दिया जा रहा है, एक एक को क्लीन चिट दिया जा रहा है। अब एक शख्स उस कैमरे में जो कैद हुआ उस पर पुलिस को डाउट, अब वो छूट जाए तो इसके बाद फिर कैमरे से भी कोई सुराग नहीं। उस पर शक इसलिए गया कि उस शख्स ने, बाकी जितने भी लोग कैमरे में थे, अब कोरोना का उतना असर रहा नहीं, लेकिन वो मास्क लगाया हुआ है और सर पे कैप है। आमतौर पर जब कोई क्राइम करता है और क्राइम सीन पर जाता है तो वो कोशिश करता है कि उसका चेहरा कहीं सामने ना आए, और हर कोई अब जानता है कि हर जगह पर CCTV कैमरा कहीं ना कहीं लगा होता है। तो पुलिस को ये बात अजीब लगी कि एक शख्स गर्मी में, और कोरोना में वैसा है नहीं शहर में माहौल, वो मास्क भी लगाया हुआ, कैप भी पहने हुआ, इसका मतलब वो अपना हुलिया छुपाने की कोशिश कर रहा है। अब पुलिस उस शख्स तक पहुंचने की कोशिश करती है और आखिरकार कैमरे को जूम कर और बाकी चीज़ों के ज़रिए पुलिस उस शख्स तक पहुंच जाती है। कैमरे ने उस शख्स के बारे में इतनी जानकारी दे दी थी और जिस गाड़ी से गया वो उसके ज़रिए, कि फिर पुलिस को लगा कि यही वो शख्स है, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है। अब पुलिस उस शख्स के पास पहुंचती है, उसके घर पर। इस शख्स का नाम था चंद्रमोहन। चंद्रमोहन हैदराबाद के चैतन्यपुरी इलाके में रह रहा था और ये एक स्टॉक ब्रोकर टाइप आप समझ लीजिए, काम करता था, पैसे लगाता था इधर उधर। पुलिस वहाँ पहुँचती है, चंद्रमोहन पुलिस के सामने, पुलिस उससे पूछताछ करती है, कहती है कि तुम ये कैमरे में थे। वो मना नहीं करता, बॉडी लैंग्वेज एकदम सॉलिड, कहीं से कोई चेहरे पे घबराहट नहीं, कोई शिकन नहीं, कोई डर, कोई खौफ नहीं। पुलिस को पहली बार उसको देख कर लगा कि शायद वो गलत शख्स के दरवाजे पर चली आई है, क्योंकि वो बिल्कुल अनजान बोला, हाँ मैं गया था लेकिन बाकी चीज़ें मुझे नहीं मालूम। अब पुलिस उससे पूछताछ करती रही, कई मिनट बीत गए। हर सवाल के जवाब के बाद पुलिस को भी यही लग रहा कि वो शायद गलत दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। तभी बात करते करते अचानक पुलिस की नज़र उसके हाथ पर पड़ी। हाथ पे एक चोट का निशान था, कट का। पुलिस ने सोचा कि जिस तरीके से वो सर मिला है कटा हुआ, अगर सर मिला है तो फिर बॉडी के चौप या टुकड़े किए होंगे। श्रद्धा केस अभी भी पूरे देश के लोगों के साथ साथ इस देश के हर राज्य, हर स्टेट की पुलिस के सेहन में भी है। तो जब कट का मार्क दिखा तो पुलिस को डाउट हुआ कुछ गड़बड़ है। अब पुलिस ने थोड़ी उससे सख्ती की। सख्ती करने के बाद वो टूट गया। उसने कहा, हाँ उस सर को मैंने फेंका है।
अब उस सर जो मिला उसकी शिनाख्त हुई। उसकी जो शिनाख्त हुई, पता चला कि जो लेडी थी जिसकी मौत हुई है उसका और इस मोहन का क्या रिश्ता है। तो अब रिश्ता सामने आया, सामने आई एक कहानी, और इस कहानी ने एक बार फिर आफताब और श्रद्धा की कहानी को ताज़ा कर दिया, जिंदा कर दिया। जब उसने कहानी सुनाई तो पुलिस ने पहला काम ये किया कि चलो घर के अंदर चलो। ये जो घर था चैतन्यपुरी में, ये इसी का था, चंद्रमोहन का। तो घर में सीधे ग्राउंड फ्लोर पर ले गया, और ग्राउंड फ्लोर पर ले जाने के बाद उसने कहा यहाँ मैं रहता हूँ। फिर उसने कहा ये फर्स्ट फ्लोर पर, पहली मंजिल पर ले गया पुलिस टीम को। पहली मंजिल पर वो लेडी रहती थी जिसका सर नदी के किनारे मिला था 17 मई को। कमरे में जाती है पुलिस, कमरे के अंदर एक फ्रिज है, बाकी कुछ सामान है, एक बड़ा सा चाकू है, स्टोन कटर है। ये सारी चीज़ें देखकर अब हैदराबाद पुलिस, तेलंगाना पुलिस के जहन में फिर से वही दिल्ली वाली कहानी श्रद्धा की याद आ गई। पुलिस ने कांपते हुए हाथों से उस फ्रिज का दरवाज़ा खोला और उनका डर सही निकला। अंदर ठीक श्रद्धा की तरह हाथ पैर इंसानों के रखे हुए थे काट कर। सामने फ्रिज में उस महिला की बाकी बची खुची लाश के टुकड़े, और फ्रिज के बाहर दरवाजे के दूसरी तरफ खड़ा चंद्रमोहन, कातिल, यानी हैदराबाद का आफताब पूना वाला। पुलिस ने वो सारे लाश के टुकड़े समेटे, सहेजे, फॉरेंसिक टीम को बुलाई, चंद्रमोहन को गिरफ्तार किया। इसके बाद उसे अपने साथ ले गई। अब उससे पूछताछ हुई। फिर पूछताछ में उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई। मरने वाली महिला का नाम था अनुराधा रेड्डी। अनुराधा रेड्डी की उम्र 55 साल थी। करीब 30-35 साल पहले वो अपने हस्बैंड से अलग हो गई थी। तब वो नर्स का काम किया करती थी। हस्बैंड से अलग होने के बाद वो एक तरह से कुछ लोगों को, या तो फाइनेंस कंपनी में कुछ थोड़े बहुत इधर उधर उसने काम किए, फिर लोगों को वो इंटरेस्ट पे पैसे देने का काम करने लगी। उसके पास ठीक ठाक पैसे देते थे, तो वो लोगों को पैसे देती, हर महीने उनसे इंटरेस्ट के साथ, सूद के साथ वसूलती। पति चुके छोड़ के जा चुका था, दोनों अलग थे। एक बेटी थी, बेटी को भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। बेटी अब भी ऑस्ट्रेलिया में। अब अनुराधा यहाँ रहने लगी इस चैतन्यपुरी इलाके में। फिर एक रोज़ इसको चंद्रमोहन के बारे में पता चला। चंद्रमोहन की उम्र करीब 45 साल, अनुराधा से करीब 10 साल छोटा। तो उसको किराए का घर बदलना था। अनुराधा ने घर बदला और अब वो चंद्रमोहन की किराएदार बन गई। चंद्रमोहन ने अपने घर में पहली मंजिल पर उसे एक कमरा किराए पर दे दिया। चंद्रमोहन शादीशुदा था नहीं, और इधर उधर छोटे मोटे अपने वो ब्रोकर टाइप था, वो शेयर के पैसे इधर उधर करके वो पैसे कमाता था। तो वो रहने लगा। अब किराए पे अनुराधा थी, मकान मालिक चंद्रमोहन था। एक का डिवोर्स हो चुका था पति से अलग, दूसरा कुंवारा था। धीरे धीरे दोनों करीब आए, दोनों में प्यार हो गया, हालांकि उम्र का फासला भी था। इसके बाद अब दोनों एक ही घर में रह रहे हैं, दोनों के बीच में रिश्ता है। 2018 में कुछ पैसों की कमी पड़ी। चंद्रमोहन ने अनुराधा से 7 लाख रुपए उधार लिए, 7 lakhs। उसने कहा लौटा देंगे। शायद वो लौटा भी देता, लेकिन तभी 2020 आ गया। मार्च के बाद कोरोना आ गया। हर एक का काम सफ़र किया। बहुत सारे रोज़गार बंद हो गए, बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, बहुत सारे लोगों की नौकरी चली गई, बहुत सारे लोगों पर आर्थिक संकट टूटा, और उनमें से एक चंद्रमोहन था। वो कोरोना की वजह से अब पैसे नहीं लौटा पा रहा था। जो भी उसके पैसे थे वो सब डूब गए। अब इधर उसी कोरोना ने अनुराधा की फाइनेंशियल हालत पर भी असर डाला। उसकी भी माली हालत ख़राब हो रही कोरोना की वजह से। लोग घर से निकल नहीं रहे, और उसके पास खुद पैसे नहीं किया, वो सूद पर दें, और जिन लोगों को उसने दिया वो सब बेरोज़गार, उनके काम बंद। कोई शहर से लौट आया, किसी की दुकान बंद हो गई, किसी की नौकरी चली गई, तो वह इंटरेस्ट क्या, उसका मूल पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो दोनों की हालत ख़राब कोरोना की वजह से। इस कोरोना ने पता नहीं कितने घरों में ऐसी ऐसी कहानियाँ जन्म दे दी हैं। तब जब अनुराधा की भी हालत ख़राब, इधर चंद्रमोहन की भी हालत ख़राब, अनुराधा ने चंद्रमोहन से अब अपने पैसे मांगने शुरू किया, दबाव बनाना शुरू किया। चंद्रमोहन ने उसने असलियत बताई
लेकिन अनुराधा को भी ज़रूरत थी। अब बार बार के पैसे के तकाजे ने दोनों के रिश्तों में कड़वाहट ला दी। अब आए दिन झगड़ा होने लगा। इसी दौरान 12 मई की तारीख आ गई है, अभी करीब 10-15 दिन पहले। 12 मई को फिर चंद्रमोहन घर पहुंचा। अनुराधा घर पर थी और ग्राउंड फ्लोर पर था ये अपने कमरे में। वहाँ दोनों के बीच झगड़ा हुआ पैसे को लेकर, और चंद्रमोहन को लगा कि ये पैसे छोड़ेगी नहीं और उसकी हालत ठीक नहीं है। गुस्से में फिर हाथापाई हुई और हाथापाई के बाद उसने चाकू उठाया और अनुराधा पर एक के बाद एक चाकू से वार करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में अनुराधा ने दम तोड़ दिया। अब अनुराधा की मौत के बाद उसे लगा कि ये क्या किया और कैसे करूं अब लाश को ठिकाने। शायद श्रद्धा के केस उसने भी सुन रखा था। इसके बाद वो मार्केट गया। उसने 2 स्टोन कटर खरीदे, ब्लेड खरीदे, चाकू खरीदा। घर आया, सबसे पहले सर काटा। सर को एक पॉलीथीन में रखा, फ्रिज में रख दिया। इसके बाद उसने बाकी सर के अलावा जो बाकी पूरी बॉडी बची उसके 5 और टुकड़े किए, यानी कुल मिलाकर सर समेत 6। हाथ पैर सब अलग, सभी को उसने पॉलीथीन में डाला, फ्रिज में रखा। अब वो मौका ढूंढने लगा ठिकाने लगाने के लिए। इस दौरान उसे मालूम था मई का महीना है, ज़्यादा देर रहेगी नहीं बॉडी, बदबू आएगी। वो मार्केट जाता है। मार्केट जाने के बाद अब वो तमाम वही ज़रूरी सामान ख़रीदता है जो पिछले साल आफ्ताब पूनावाले ने ख़रीदा था, चाहे अगरबत्ती हो, परफ्यूम हो, डिटॉल हो, फिनाइल हो, ये सारी चीज़ें लाता है और घर में उससे सफाई करता है। ये सारी चीज़ें मिली भी हैं। इसके बाद जो लाश के पहले टुकड़े की खेप की शक्ल में अनुराधा का सर एक पॉलीथीन में रखता है और एक दिन मौका मिलता है और वो निकलता है और जो मूसी नदी है वहाँ सन्नाटा था, ले जाकर डम कर देता है। फिर एक आध 2 टुकड़े वो अपने घर के आसपास ही डम कर देता है। इस दौरान में अब ये था कि अनुराधा गायब, सेम श्रद्धा की तरह। अब अनुराधा के भी बहुत सारे लोग जानने वाले जिनको वो डेली फ़ोन पे बात करती थी, मैसेज करती थी, उनमें एक बेटी भी जो ऑस्ट्रेलिया में है। अब उसने अनुराधा का फ़ोन उसके पास था। वो हर एक को अनुराधा के फ़ोन से अब मैसेज करने लगा, ऐसे कि जैसे मैं ठीक हूँ, बिज़ी हूँ, इसलिए मुलाकात बात नहीं हो पा रही। लेकिन इस मैसेज के थ्रू अनुराधा के ज़िंदा होने की एक तरह से निशानी और सबूत दे रहा था अनुराधा के जानने वालों को। ये सब चलता रहा और अनुराधा के कत्ल को 5 दिन बीत गए। लेकिन आखिरकार जो सर उसने जिस जगह फेंका था, शायद अगर वो कहीं दफना देता तो पुलिस इतनी जल्दी इस केस को खोलती भी नहीं। लेकिन उसने खुली जगह पे सर फेंका और उस सफाई कर्मचारी की नज़र पड़ी और फिर वो पुलिस तक पहुंची बात। और पुलिस ने इस तरीके से उस सर को ढूंढते ढूंढते और पूरे स्टेट की 750 पुलिस स्टेशन को खंगालते हुए जितने भी जो उनके अपने डेटाबेस थे मिसिंग के, एक वहाँ पे तेलंगाना में एक और डेटाबेस है जिसका नाम है दर्पण ऐप, इसमें ऐसे तमाम लोगों के डेटा होते हैं। उस दर्पण ऐप तक को खंगाला पुलिस ने, लेकिन वहाँ वो चेहरा कहीं मिला नहीं। लेकिन आखिरकार सीसीटीवी कैमरे के थ्रू जो ज़ीरो इन हुआ उसमें चंद्रमोहन मिला और इस चंद्रमोहन के सहारे पुलिस ने श्रद्धा पार्ट 2 अगर कहें, जो दिल्ली से दूर हैदराबाद में हुआ, उस केस को सुलझा लिया। तो जैसा मैंने शुरू में कहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ही हमेशा सोचते हैं कि पुलिस हमेशा गलत काम करती है या ठीक से काम नहीं करती है। ये भी एक पहलू है, लेकिन ईमानदारी से दूसरा पहलू ये भी है कि कई ऐसे केस होते हैं जिनमें उनकी मेहनत, उनका दिमाग, उनकी जांच करने का तरीका ये बताता है कि वाकई वो लोग किस तरीके से काम करते हैं। कभी खुद ही सोच कर देखिए कि बाकी आप क्राइम छोड़ दीजिए, छोटी मोटी चीज़ें अगर हम लोगों के घरों में होती है, कोई एक चीज़ गायब हो जाता है तो हम कितने परेशान होते हैं। वहाँ पे क्राइम भी नहीं हुआ, चोरी भी नहीं हुई, लेकिन लगता है कि ये कौन चुरा ले गया, किसी ने लिया तो नहीं, मेड तो नहीं ले गई, कोई मेहमान तो नहीं आया, कोई अपना तो उठा कर नहीं ले गया। अब उसको ढूंढना और उस ढूंढने में जो मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ती है वो देखिए, और फिर ऐसे केसेस को कभी कंपेयर कीजिए जिसमें क्लू सबूत के नाम पर कुछ नहीं है। यहाँ तो फिर भी चलिए सर मिल गया, वरना तो सर भी नहीं मिलता है, कुछ चंद हड्डियों के टुकड़े मिलते हैं। अब उनके सहारे पूरे, पहले तो आपको पूरी लाश ढूंढनी है, फिर उस लाश का नाम पता ढूंढना है, फिर उसको लाश बनाने वाले उस कातिल के बारे में जानकारी हासिल करनी है। तो कई बार ये सारी चीज़ें सोच कर लगता है कि ज़रूरी नहीं है कि हर बार हम पुलिस की सिर्फ खिंचाई करें, अच्छे कामों के लिए तारीफ़ भी होनी चाहिए।
और तेलंगाना पुलिस ने वाकई ये जो काम किया वो तारीफ के काबिल है। तो आज कहानी में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले वही अपना सिलसिला। आज सिद्धि कटारिया जी, इनका जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सिद्धि कटारिया जी। और ये प्रीतम भंडारी जी की वाइफ हैं। इसके अलावा आयुष्मान, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आयुष्मान। साथ ही निधि सक्सेना, इनका भी आज बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे निधि। इरम खान, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे इरम। और ये कमाल ने भेजा है। साथ ही सुनीता, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे सुनीता। इसके अलावा ऋतु, इनका भी आज बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे ऋतु। और सुगंधा, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुगंधा। साथ ही डॉक्टर अर्जुन लामा नेपाल से हैं, थैंक यू सो मच, इन्होंने कल की कहानी के लिए कहा है। और बाकी नेपाल से जब जब कहानियाँ आएंगी मैं लामा साहब ज़रूर सुनाऊंगा। दीपांश शर्मा, इन्होंने लिखा है एक खबर के बारे में। तो दीपांश शर्मा जी कि कुछ न्यूज़ चैनल पर क्यों नहीं चलती, तो मुझे लगता है कि शायद ये बताने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी होशियार लोग हैं, कब क्या चलनी है, क्या नहीं चलनी है, कैसे चलनी है, ये सब इसके पीछे पूरी कहानी होती है। तो इसलिए मुझे सिर्फ क्राइम और क्राइम तक ही रहने देंगे तो मेरे लिए भी इजी रहेगा। साथ ही युधिष्ठिर दास योगी, इन्होंने एक कहानी की फरमाइश की है। हरिल यादव, इन्होंने भी एक कहानी की फरमाइश की है, होरिल यादव ही है। साथ ही रोहित रे साहब बिहार से हैं और शायद उसी जगह कल फॉरबिसगंज की जो कहानी सुनाई थी उसके आसपास ही रहते हैं, बैंक में काम करते हैं। इन्होंने लिखा आजकल बड़ी इनकी परेशानी हो गई जब से सरकार ने, ये बल्कि RBI ने कहा है 2000 रुपये के नोट अब बंद हो जाएंगे, तो लोग जमा कराने आ रहे हैं और कहते हैं लोग बड़े बदतमीज़ी भी करते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता और ये बैंक SBI या RBI के गाइडलाइन के हिसाब से अपना फ़र्ज़ निभा रहे होते हैं, तो इन्हें परेशानी भी होती है। तो रोहित साहब कई बार ऐसा होता है, और आम लोगों को भी देखिए इस तरीके से कि उन्हें तो मालूम नहीं, उन्होंने कुछ करके जमा किया 2000 रुपये, अब एन टाइम पर ही आ जाता है अचानक कि वापस करो, तो वो भी परेशान होते हैं। पर मैं आपकी भी परेशानी समझ सकता हूँ। तो ये कुछ दिनों की बात है, आसानी से झेल लीजिए हंसते मुस्कुराते, क्योंकि परेशान होकर झेलेंगे तो आप भी परेशान होंगे। और रोहित साहब ने पूछा है कि मेरे पास 2000 के कितने नोट हैं, तो बहुत ईमानदारी से बताऊँ, शुक्र है कि इस बार 2000 का एक भी नोट नहीं है। मुझे भी याद नहीं है कि आखिरी बार ATM या कहीं और से 2000 का नोट मुझे कहीं मिला भी नहीं, क्योंकि सालों हो गए, शायद साल 2 साल से ज़्यादा हो गए, ATM से अब 2000 का नोट ही निकल रहा था। तो और बीवी से मैंने बल्कि ज़रूर पूछा, क्योंकि पिछली बार जब नोटबंदी हुई थी तब बीवी के पास बहुत सारे नोट निकल आए थे, और जिसकी वजह से मुझे परेशानी हुई थी। करीब 1-1.5 लाख तो निकल ही आएंगे जो बंद होने वाला था। तो बड़े उसने आखिर कहा झिझकते हुए कि यार, मैंने कहा चलो शुक्र है, जब ये हुआ था 8 नवंबर मुझे याद है कि बंद हो गया 2016, तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास तो है नहीं, थोड़े बहुत थे, तो पेट्रोल भरवा लेंगे, क्योंकि पेट्रोल पंप पर भरवाने के लिए छूट थी। तब उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है, कुछ मैंने छुपा के और बचा के रखे हुए। तो फिर जाकर जमा कराया। खैर इस बार ऐसी हालत नहीं है। तो रोहित साहब 2000 का एक भी नोट नहीं है, बल्कि मैं चाहता हूँ 2000 का एक नोट मैं किसी से लूँ और उसको रखूँ, जैसे पिछली बार हुआ था, ताकि उसको फ्यूचर के लिए कि कभी हमारे पास 2000 का भी एक नोट हुआ करता था। इकराम आलम, थैंक यू सो मच आपका। सिराज सालुंके, थैंक यू सो मच आपका। जोईता दत्ता जी, थैंक यू सो मच आपका भी। तो कहानी में इतना ही, लेकिन एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि कुकू FM ऐप पर क्राइम तक फैमिली मेंबर्स के लिए खास ऑफर है। क्राइम 50 कूपन है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यहाँ आप जाएं और 99 रुपीज़ का सब्सक्रिप्शन 49 रुपीज़ में पहले मंथ के लिए पाएँ और कुकू FM के मज़े लें। तो कहानी में आज इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।